नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट्स समय पे मिलती रहती है। आज का जो हमारा वीडियो है हरियाणा पीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक को शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि पिछले संडे की तरह कल जो हमारा संडे गया है, इस संडे को भी हमने एक जो है प्रैक्टिस सेट कंडक्ट किया था दिन में 12 बजे बिल्कुल लाइव। बहुत सारे लोगों ने लाइव भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने उसको हल किया, सॉल्यूशन किया उसका। तो अगर आपने कल उस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, आप उसके ऊपर जाके उस टेस्ट को जो है अभी उसका सॉल्यूशन करके अपना स्कोर देख सकते हो। और मैंने उस टेस्ट के दौरान बार बार रिक्वेस्ट भी की थी कि अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी में है या आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा मैंने उस टेस्ट में ये भी बोला था कि जो कैंडिडेट 60 में से 30 प्लस क्वेश्चन को ठीक करेंगे वो उनको पीटीए लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अब भी अपनी बात के ऊपर हूँ, क्योंकि मैंने खुद हरियाणा में जो एस्टेट होते हैं वो 5 एग्जाम इनके दिए हैं और 5 ही मेरे क्लियर है। और मैंने इनके लेवल को देख रखा, हरियाणा इससे ऊपर कभी नहीं जाता। हरियाणा फिजिकल को यहीं तक रखता है, मैक्सिमम लेवल हरियाणा का यही है, इससे ऊपर नहीं जाता है ये। यहाँ पे अगर आप इस एज में 40 प्लस की एज में अगर 30 प्लस क्वेश्चंस को ठीक करें उस पेपर में, तो आपकी फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज को मैं ठीक ठाक मानता हूँ। क्योंकि जब आपने उस दौर में सीपीएड किया होगा तो इतना ही सिलेबस कवर होता है। बीपीएड एमपीएड में आप हर तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, वहाँ पे तो हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन सीपीएड में इतना ही होता था पहले कि बेसिक सा नॉलेज दिया जाता था। जो नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल बातें बताई जाती थी। अभी एमपीएड और बीपीएड में जो डीपली चीज़ें कराई जाती हैं वो एक अलग मामला है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो मैंने और इसके अलावा ये भी कहा था कि अगर आप करंट के स्टूडेंट बीपीएड एमपीएड आपने कर रखी तो 50 प्लस मार्क्स उसमें ले सकते हो आप, क्योंकि सब कुछ सिलेबस से ही पूछा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं उन बच्चों के लिए जो प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं। और उसमें आपका जो भी स्कोर रहा, जिन बच्चों ने जिन्होंने सीनियर अध्यापकों ने कॉमेंट करके अपना स्कोर बताया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और स्कोर बताने में कुछ बुराई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि मैं 20 मार्क्स तक पहुंचा हूं, कैसे मेरे को 40 प्लस तक जाना है या 40 प्लस क्वेश्चंस मेरे को ठीक करने हैं, ये इससे हमें अपना पता लगता है। तो कमेंट में स्कोर बताने में भी कोई गलत नहीं होती है, उसमें मेरे को पता लगता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो ये तो बात होगी, टेस्ट की आपने नहीं किया तो ऊपर मैंने बता दिया। वीडियो चैनल के ऊपर जाओगे तो वहाँ कल वाले वीडियोज़ में आपको मिल भी जाएगा वो जो हमने पेपर लिया वो। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेक्रिएशन सिस्टम। जो स्त्राव का सिस्टम है बॉडी का, जो आपको पता है कि जो बॉडी के जो फंक्शन है बॉडी का, उसको 2 चीज़ें हैंडल करती हैं। एक तो नर्वस सिस्टम आपका, एक है आपके हार्मोन्स। दरअसल हार्मोन्स हैं क्या, ये एक प्रकार का ग्लैंड जूस है जो अलग अलग ग्लैंड्स जो रिलीज करती हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे नर्व इंपल्स जो है माइंड भेजता है, उसके बाद दिमाग जो अलग अलग पार्ट्स को बॉडी के ऑर्डर देता है कि आपको क्या काम करना है। उसी प्रकार से अलग अलग ग्लैंड के कार्य हैं, अलग अलग प्रकार का हार्मोन रिलीज करना। तो हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाऊंगा, समग्र जो हमारी बॉडी की ग्लैंड्स है उसका एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएंगी चीजें समझने में। क्योंकि हम चल रहे हैं हुल टू पार्ट, समग्र से टुकड़ों में सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हुल पार्ट देखिए, साइड में एक चित्र आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, ऊपर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आएगी, फिर पिनियल, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर चेस्ट में आपको एक थाइमस ग्लैंड नजर आएगी, फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा पेट की तरफ तो वहां पे एड्रिनल आपको नजर आएगी, फिर पेनक्रियाज है, फिर ओवेरी है, फिर टेस्टी है। तो ये हमारी ग्लैंड्स होती है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। मैं साथ के साथ कोशिश करूंगा आपको बताते रहने की। मेरी कोशिश रहेगी आपको एक एक चीज को जो है क्लियर करूं मैं। कुछ वर्ड हार्ड होने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, तो वो हम नहीं करने वाले। लेकिन फिर भी साइड में आपको फोटोज भी नजर आएंगे, उसको मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 2 वीडियोज में कवर करेंगे और थोड़ा सा स्लोली मैं कवर करूंगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आपके माइंड के ऊपर दूंगा तो आपका माइंड उस लोड को झेल नहीं पाएगा। जिस
उम्र में आके आप संघर्ष करें, आपके संघर्ष को भी सलाम है, क्योंकि इस उम्र में आके पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारी मानव की प्रजाति है वो कुछ चीज़ों को डिनाई कर जाती है एक एज के बाद। तो उसी सिचुएशन में हम पहुंच गए, क्योंकि इस एज में जब बहुत सारे ऐसे भी हमारे सीनियर अध्यापक हैं जिनके बच्चे जॉब लग चुके हैं, तो वो लाइफ को इजी मान के चलते हैं इस टाइम में आके, ठीक है। वो एक्सपीरियंस बेसिस पे बच्चों को स्कूल में अपना नॉलेज देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। तो इस उम्र में आके बुक के ऊपर बैठना थोड़ा सा लगता है, और सिलेबस भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छी प्रकार से करवाने की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो ग्लैंड होती हैं वो नॉर्मली 2 प्रकार की होती हैं। देखो मैंने आपको ग्लैंड्स का चित्र दिखा दिया। नॉर्मली ग्लैंड 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, वो उसको अलग टॉपिक को छोड़ दीजिए, वो हमें अब यहाँ पे कवर नहीं करना। एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो बाहर ही हार्मोन्स को रिलीज करे, जैसे आपकी लार है टाइलिन एंजाइम को रिलीज करती है, वो खाने के थ्रू बॉडी में जाता है, ठीक है। वो हार्मोन्स जो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जाए, डायरेक्टली ब्लड में ना मिले, ठीक है। अब एंडोक्राइन कौन सी ग्रंथियां हैं? एंडोक्राइन वो ग्रंथियां हैं जो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, और वो अलग अलग पार्ट में जाता है, ठीक है। समझ गए? 2 प्रकार की ग्लैंड मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनको नलिका विहीन ग्रंथि बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ब्लड में अपने सिस्टम को जो है रिलीज करती है हार्मोन्स को, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथि बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, ठीक है। इसके बाद जो एंडोक्राइन जो शब्द है वो कहां से है? आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। एंडोक्राइन जो शब्द है वो कहां से लिया गया? आपका ग्रीक भाषा से जो है लिया गया है। इसके बाद है ग्रीक भाषा से जो आपका शब्द लिया है एंडोक्राइन, उसका तात्पर्य क्या है? दरअसल उसका तात्पर्य है अंदरूनी स्त्राव, मतलब अंदर ही अंदर स्त्राव हो जाना डायरेक्टली ब्लड के अंदर। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं एक एक चीजें। अगर आपको चीजें सारी रिटर्न में चाहिए तो आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हो। बहुत ही सीमित जो है स्टॉक बचा है। अलग अलग लोगों के पास बुक डिलीवरी भी कर दिया, मेरे ख्याल से आज या कल 2 दिन बाद बुक्स पहुंचने भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हार्मोन का ग्रीक भाषा में जो अर्थ है वो है उत्तेजित करना। दरअसल हार्मोन्स जो होते हैं ना वो काम क्या करते हैं? बॉडी को जो है उत्तेजित करने का काम करते हैं। उत्तेजित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्साइटेड करना, ठीक है। एक्साइटेड करने का काम जो है आपका कौन सा? अलग अलग हार्मोन्स करते हैं। जैसे एक हार्मोन होता है, जब हमारे सामने कोई बैकी सिचुएशन होती है ना तो बॉडी वो रिलीज करती है, उसका मतलब है भागो यहां से, ठीक है। वो जब रिलीज होता है तो बॉडी क्या करती है? वहां से बच के भागने का रिएक्शन करती है, ठीक है। वो आएंगे सारे क्वेश्चंस, तो धीरे धीरे कवर होंगे, तो ठीक है। उत्तेजित करने का काम जो कौन करते हैं? हार्मोन। और हार्मोन का ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? उत्तेजित करना, एक्साइटेड करना, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि उसको कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी हमारी ग्लैंड्स है ना उनके कार्य का जो हैंडल करती है, उनको जो कंट्रोल करती है, उसका कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर जो और हमारी ग्रंथि है, जितनी भी थायराइड है, पीनियल है, थाइमस है, सारी ग्रंथियां पिट्यूटरी ग्रंथि के अंडर कंट्रोल करती है। मतलब इनके सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? आपका मास्टर ग्लैंड। और होती कहां ये आपकी सर के अंदर होती है, आएगी वो भी आगे बताएंगे कहां पे स्थित होती है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है 2 लोब होते हैं। 2 लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित कहां होती है? वो क्वेश्चन आ भी गया है। खोपड़ी के निचले हिस्से में होती है, स्फेनॉइड बोन के पास। तो कहां पे स्थित होती है? आपकी खोपड़ी के निचले हिस्से में स्फेनॉइड बोन के पास जो है आपकी स्थित होती है। सारे क्वेश्चन सारे एक एक करके इंपॉर्टेंट है, सारे हार्ड जरूर लग रहे होंगे लेकिन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद जो अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करेगी पिट्यूटरी ग्रंथि, मैंने आपको बता दिया, वो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद जो पिट्यूटरी ग्रंथि का एंटीरियर लोब है वो जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन। जो मैंने बताया पिट्यूटरी ग्रंथि के 2 लोब होते हैं, तो जो एंटीरियर जो लोब है वो कौन सा हार्मोन? देखो अलग अलग ग्रंथि अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, पढ़ते चलेंगे। जो एंटीरियर जो लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो आगे का, एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। ये हमारे जब हम किन्सियोलॉजी को पढ़ेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर वहां पे भी आएंगे, ध्यान रखें। एंटीरियर अगला पार्ट जो हमारी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, उसका जो अगला पार्ट है किस प्रकार का
हार्मोन रिलीज करता है वो करता है आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर जो पार्ट है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा आपका, वो करेगा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मुश्किल वर्ड है लेकिन भाई एक बार निकाल लो आंखों में कि कोशिश करो बार बार पढ़ने की, याद हो जाएंगे इजीली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के कार्यों को जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा। देखो मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो है ग्रंथियों के कार्य को हैंडल करता है। अब हमने पढ़ लिया कि जो एंटीरियर पार्ट है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, पोस्टीरियर कौन सा रिलीज करेगा। अब जो अगला ही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है वो है कि मनुष्य की जो वृद्धि है उसको कौन सा हार्मोन हैंडल करता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जो मनुष्य की जो ग्रोथ होती है उसको कौन सा जो हार्मोन जो हैंडल करेगा, वो करेगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जो हमारी ग्रोथ किस पे निर्भर करती है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के ऊपर। इसके बाद हमने पढ़ा जो पिट्यूटरी ग्रंथि उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है सारी ग्रंथियों के कार्य को हैंडल करती है, उनको कंट्रोल करती है, जो अलग अलग ग्रंथियां उनके सिस्टम को। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है जो थायराइड जो ग्लैंड है उसके जो सिस्टम को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बताया कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें दो लोब होते हैं, नंबर 1 एंटीरियर लोब, नंबर 2 पोस्टीरियर लोब। अब वो दोनों ही जो लोब हैं अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं उनकी अलग अलग ड्यूटी है। जो पोस्टीरियर जो पार्ट है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो जो हार्मोन होता है जो वहां से रिलीज होता है उसका काम कुछ है ग्रंथियों को हैंडल कंट्रोल करना है। और जो एंटीरियर जो पार्ट रिलीज करता है हार्मोन, उसका उस हार्मोन का काम है कुछ दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। जैसे अब आ गया कि थायराइड ग्रंथि के कार्यों को कौन सा हार्मोन आपका हैंडल करेगा, थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स हमने पढ़ा, थायरोट्रोपिक हार्मोन को कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट रिलीज करता है, एंटीरियर पार्ट हमने पढ़ा था। जो एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो थायरोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करता है और उसका काम क्या है, थायराइड ग्रंथि को हैंडल करना। थायराइड ग्रंथि होती कहां है, गले में होती है। ठीक है, इसके बाद एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कार्यों को हैंडल करता है। ठीक है, देखो दोनों नामों से याद करने की कोशिश करनी है, थायराइड और हार्मोन थायरो। ठीक है, इसके बाद एड्रिनल और हार्मोन कौन सा है, एड्रिनो। नाम से याद करने की कोशिश करनी, मतलब जो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करेगा थायरो वाला नाम, और एड्रिनल को कौन कंट्रोल करेगा, एड्रिनो। ठीक है, एड्रिनो वाला नाम। ठीक है, एड्रिनो हार्मोन कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से, और थायराइड वाला जो हार्मोन है वो कहां से रिलीज होता है, थायरो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से। तो याद रखना, नाम से ही पता लग गया कौन सी हार्मोन ग्रंथि को कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, नाम भी इस हिसाब से रखेगा इनके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं के ओस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्त्राव को जो है कौन नियंत्रित करता है, ल्यूटिनजिंग हार्मोन। ये थोड़ा सा टफ नाम है। जो हमारी महिला और पुरुष के जो ओस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं इनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ल्यूटिनजिंग हार्मोन्स। याद करने की कोशिश करें, टफ नाम है, ना हो तो छोड़ भी दें, कोई दिक्कत नहीं, आंखों में से निकाल लें बस। ठीक है, नाम बड़े टफ हैं। इसके बाद महिलाओं में जो ऑक्सीटोसिस हार्मोन है शिशु को दूध पिलाने के दौरान जो है रिलीज होता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जो माताएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनके जो दूध पिलाने में सहायक कौन होता है, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिस हार्मोन। उस समय पे रिलीज होता है, हेल्प करता है दूध के बनने वगैरह की प्रोसेस को। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानव शरीर की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो चयापचय प्रक्रिया है, उसको कौन नियंत्रित करती है, आपकी थायराइड ग्रंथि उसको हैंडल करती है। ठीक है, इसके बाद थायराइड ग्रंथि स्थित कहां पे होती है, तो आपको पता है कि गले के पास सामने की ओर ट्रैकिया के ऊपर हमने चित्र दिखा, आपको नजर भी आ रही थी उसमें। इसके बाद थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन उसको बोला जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, बच्चों में जो है क्रिटिनिज्म, और जो है बड़ों में क्या होगी, आपके वयस्कों में माइक्सोडेमा आपकी हो सकती है। जैसे बच्चों में जो बीमारी होगी
क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होगा, बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाएगी। और छोटों में क्या होगी, छोटे बच्चों में पता चलेगा क्रिटिनिज्म में क्या होगा, बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। और बड़ों में क्या होगी, वयस्कों में ये बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति मोटा और आलसी हो जाएगा और दिमाग कम काम करता है, जिससे चयापचय प्रक्रिया जो होती है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी धीमी हो जाएगी। ठीक है, खाना पचाने की प्रोसेस जो है धीमी हो जाएगी, एनर्जी में तब्दील करने की। तो नाम थोड़े टफ है लेकिन कोशिश करें याद करने की, मेरे लिए भी टफ है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को आपके द्वारा सीखने की, क्योंकि मेरे को भी मौका मिल रहा आपको पढ़ाने के साथ बहुत कुछ सीखने का। मैंने हालांकि बीपीएड एमपीएड में सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन फिर से रिवाइज हो रही है इस बहाने। तो हरदम व्यक्ति को कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और वो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि अंतिम सत्य कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हो। मेरे से अच्छे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, या उन टीचर्स को जानते हैं जो अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बायोलॉजी के टीचर्स। लेकिन फिर भी मेरे को भी मौका मिल रहा, आपको आपकी हेल्प करके मेरे को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और इंसान को सीखते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया बच्चों में और वयस्कों में कौन सी बीमारी हो सकती है। इसके बाद अगर आपके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो आपको घेंगा नामक रोग जो है हो सकता है। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी, याद रखनी है। इसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं पैराथार्मोन। नाम को कनेक्ट कीजिए, पैराथायराइड और हार्मोन कौन सा रिलीज करेगी, पैराथार्मोन। तो नामों से कनेक्ट करें, चीजें इजी हो जाएंगी। इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड का जो काम है वो है आपका कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, और रक्त और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमने पढ़ा पैराथायराइड ग्लैंड ये क्या करेगा, कैल्शियम के अंदर जो चयापचय प्रक्रिया होती है, जो उसकी मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया कैल्शियम की, उसको जो है नियंत्रित, उसका मेटाबॉलिज्म की कार्य में हेल्प करेगा। मतलब जो कैल्शियम उसके होता है उसको अवशोषण करना, उसको स्टोर करना, उसका यूजेबल फॉर्म में बनाना, वो सारी चीज कौन हैंडल करता है, आपका पैराथार्मोन। और रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को जो है नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, आपका पैराथार्मोन। मतलब इसका जो काम जुड़ा है वो आपका कैल्शियम से जुड़ा है, पैराथार्मोन का। और ये पैराथार्मोन जो है कौन रिलीज करता है, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से जो है शरीर के अंदर टेटेनी नामक रोग हो सकता है। इसके बाद पैराथार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में आपके अंदर हो गया तो आपकी किडनी जो है फेल वहां पे हो सकती है। कम से भी समस्या और ज्यादा से भी समस्या, तो क्या हो, ऑप्टिमल लेवल, बैलेंस में हो। बैलेंस बिगड़ गया तो बीमारियां शरीर में पैदा होने लग जाती हैं। देखो बीमार कौन होता है, जिसकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाए, जहां पे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए उसको बोलते हैं बीमारी। ठीक है, हार्मोन्स कम या ज्यादा रिलीज होने लग जाए तो। इसके बाद थाइमस ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है, आपकी थोरैक्स में स्थित होती है। मैंने चित्र दिखाया था, थाइमस ग्लैंड जो है स्थित होती है आपकी थोरैक्स के अंदर। थोरैक्स जो कैविटी होती है हमारी, जिसमें 12 रिब्स होती हैं, पीछे थोरैक्स में जो है 12 बोन होती है स्पाइन की, उसके बीच का पार्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी थाइमस ग्लैंड स्थित होती है। और एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुपररिनल ग्रंथि, याद रखें। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। जो हमारी किडनी स्थित होती है वहां पे स्थित होती है एड्रिनल ग्लैंड, पेट के अंदर। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से जो है एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट होता है, वहां से जो हार्मोन निकलेगा कोर्टिसोल। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, कोर्टस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और ये मतलब यहीं से पता लग जाता है। ठीक है, जैसे आपकी पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उसी नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो नामों को कनेक्ट करें, इजी हो जाएंगी चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, नाम बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, पढ़ भी रहे हो आप, दोनों ही काम साथ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में भी कवर हो सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता एक वीडियो के अंदर कवर हो ये चीज़ें, क्योंकि देखो टफ टॉपिक है थोड़ा सा, इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस बचे, उनको कवर कर देंगे, 10 से 15 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा। लेकिन ना समझ आए तो बता देना, फिर इसको हम और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करने की कोशिश करेंगे। कितनों को समझ में आया ये भी बताएं, ना आया तो भी बता दिया करो, क्योंकि कई बार मैं स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और कंट्रोल होनी मुश्किल हो जाती है, एकदम रिदम पकड़ जाता हूँ। तो
क्योंकि मेरे को तो देख के बोलने क्वेश्चन उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, लेकिन आप जिस एज में संघर्ष कर रहे हो मैं आपके संघर्ष को भी सलाम करता हूँ। दोनों ही तरफ के संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। जिनको उस दौर में नौकरी नहीं मिली उनके भी संघर्ष को सलाम, और जिनकी जॉब चलेगी उनके संघर्ष को भी सलाम, क्योंकि सबके लाइफ में अपने अपने संघर्ष हैं। कोई किसी को पाने के लिए लड़ रहा है, किसी को खोने का डर है, उस डर से लड़ रहा है। तो लड़ाई सबकी अपनी अपनी है, सब अपनी जगह जायज़ है। लगे रहें, सभी को विश ऑल द बेस्ट। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।